नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन डेस्क। मैं आपका अपना आरव रॉक्स। तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जीडीएस सरकारी कर्मचारी है, क्या विभाग आपसे कोई भी काम करवा सकता है, क्या बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के अलग अलग अधिकार है, क्या ड्यूटी के बाद आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं, क्या आपके भी कुछ अधिकार है जिनका विभाग को पालन करना पड़ता है। तो यकीन मानिए 90% जीडीएस भाइयों को इन सवालों का जवाब ही नहीं पता। और यही वजह है कि कई बार जीडीएस भाई बिना नियम जाने अतिरिक्त काम करते रहते हैं, अपने अधिकार छोड़ देते हैं या फिर गलत जानकारी के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 की पूरी सीरीज। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि जीडीएस कंडक्ट रूल क्या है, जीडीएस की एंगेजमेंट कैसे होती है, सर्विस कंडीशन क्या है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी आवर्स कितने हैं, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या नियम है और आखिरी जीडीएस के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर नए पुराने जीडीएस के लिए बहुत जरूरी है। टॉपिक 1, जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 क्या है। सबसे पहले यह समझिए कि यह रूल्स केवल एक गाइडलाइन नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया गया आधिकारिक नियम है। यानी जीडीएस की भर्ती कैसे होगी, काम कैसे होगा, छुट्टी कैसे मिलेगी, अनुशासन कैसे लागू होगा, गलती होने पर कार्रवाई कैसे होगी, यह सब इसी रूल बुक में लिखा हुआ है। इसमें कुल 31 रूल्स हैं। इसी रूल बुक के अनुसार पूरे भारत में सभी जीडीएस काम करते हैं, इसलिए किसी अधिकार की व्यक्तिगत राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रूल समझने हैं। यदि कोई विवाद हो तो सबसे पहले यही रूल बुक देखी जाती है। याद रखने वाली बातें, रूल बुक जाना सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, हर जीडीएस के लिए जरूरी है, क्योंकि जिसे नियम पता है उसे कोई आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। टॉपिक 2, जीडीएस एंगेजमेंट कैसे होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जीडीएस की नौकरी अपॉइंटमेंट होती है या एंगेजमेंट। सही उत्तर है, जीडीएस की अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि एंगेजमेंट होती है। यानी डिपार्टमेंट आपको एक ग्रामीण डाक सेवक के रूप में एंगेज करता है। इसी कारण जीडीएस के रूल्स रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अलग होते हैं। एंगेजमेंट के समय विभाग आपकी मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी, रेजिडेंस और एलिजिबिलिटी जांच करता है। इसके बाद एंगेज ऑर्डर जारी होता है। एंगेजमेंट मिलने के बाद आपको रूल बुक का पालन करना होता है। यदि कोई रूल तोड़ा जाता है तो विभाग कार्रवाई कर सकता है। टॉपिक 3, सर्विस कंडीशंस। अब बात करते हैं सर्विस कंडीशंस की। सर्विस कंडीशंस का मतलब है आप किन शर्तों पर डिपार्टमेंट में काम करेंगे। इसमें शामिल है कंडक्ट, डिसिप्लिन, ड्यूटी, लीव, ट्रांसफ़र, पेनल्टी, अपील, रेजिग्नेशन। यानी आपकी पूरी सेवा इन्हीं रूल्स के अनुसार चलेगी। महत्वपूर्ण बात, जीडीएस को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वो अधिकारी बोले वही रूल है। नहीं, हर आदेश का आधार रूल होना चाहिए। यदि रूल उपलब्ध नहीं है तो उस विषय को रूल के अनुसार ही देखा जाएगा। टॉपिक 4, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की जिम्मेदारियां। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। कई जीडीएस भाइयों को लगता है सभी का काम एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर
ब्रांच ऑफिस का प्रभारी होता है, जिसकी जिम्मेदारियां पूरे ब्रांच ऑफिस को चलाना होता है, केस संभालना होता है, अकाउंट्स मेंटेन करना, गवर्नमेंट मनी की सुरक्षा, पब्लिक सर्विस देना, डेली क्लोजिंग करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इंस्पेक्शन में सहयोग करना आदि कार्य बीपीएम के अंडर आते हैं। और सेकंड अपना आता है एबीपीएम। एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम का मुख्य कार्य मेल हैंडलिंग करना, पार्सल से रिलेटेड, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री आर्टिकल्स, बुकिंग, डिलीवरी, आईपीपी, सेविंग, पीएलआई, आरपीएलआई, कस्टमर सर्विस। ब्रांच ऑफिस में बीपीएम की सहायता भी करना, यह एक एबीपीएम का कार्य होता है। और थर्ड आता है अपना डाक सेवक, जो कि इसी जीडीएस में लास्ट पोस्ट होती है। डाक सेवक का मुख्य कार्य होता है मेल कलेक्शन करना, मेल डिलीवरी करना, बीट ड्यूटीज, डिपार्टमेंट द्वारा सौंपे गए कार्य, कस्टमर सर्विसेज। लेकिन जिस पोस्ट पर जिसकी जिम्मेदारी है उसी के अनुसार काम होगा। ध्यान रखें, किसी भी कर्मचारी से ऐसा कार्य नहीं कराया जाना चाहिए जो उसके निर्धारित कार्य से बिल्कुल अलग हो, जब तक विभागीय नियम या आदेश उसका आधार न हो। टॉपिक 5 ड्यूटी आवर्स। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जीडीएस कितने घंटे काम करेगा? सबसे पहले समझिए, जीडीएस ड्यूटी आवर्स उसके ऑफिस वर्कलोड के अनुसार तय होता है। हर पोस्ट की ड्यूटी अलग हो सकती है, यानी जीडीएस की ड्यूटी समान नहीं होती। ड्यूटी आवर्स में क्या शामिल होता है? ऑफिस वर्क, मेल वर्क, पब्लिक सर्विस, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, कस्टमर ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ड्यूटीज। याद रखें, ड्यूटी आवर्स के दौरान पूरी जिम्मेदारी से काम करना जीडीएस का कर्तव्य है, लेकिन ड्यूटी समाप्त होने के बाद यदि अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है तो वह विभागीय आदेश और लागू नियमों के अनुरूप होना चाहिए। टॉपिक 6 आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। यह एक महत्वपूर्ण रूल है। क्या जीडीएस दूसरी नौकरी कर सकता है? तो उत्तर है बिना अनुमति के नहीं। यदि कोई जीडीएस कोई दूसरा व्यापार, प्राइवेट जॉब, कमर्शियल वर्क या ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे डिपार्टमेंटली ड्यूटी प्रभावित हो, तो संबंधित नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति आवश्यक हो सकती है। तो उदाहरण देखते हैं, यदि कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, सिक्योरिटी गार्ड है, कोचिंग में फुल टाइम पढ़ाता है, दूसरी सरकारी विभाग में काम करता है, तो सीधे नियमों से जुड़ा विषय बन सकता है और बिना आवश्यक अनुमति के समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन यदि किसी जीडीएस के पास प्रत्यक्ष खेती है या परिवार का सामान्य कृषि कार्य है, तो उसका मूल्यांकन संबंधित नियमों और परिस्थितियों अनुसार किया जाता है। हर स्थिति में एक जैसी नहीं होती। टॉपिक 7 जीडीएस के अधिकार। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जीडीएस के कर्तव्य ही। जीडीएस के केवल कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है, जैसे सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार, रूल के अनुसार कार्य करने का अधिकार, लीव का अधिकार, अपील करने का अधिकार, पेनल्टी के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अधिकार, विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई का अधिकार। जीडीएस को क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला आता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का गलत उपयोग, पब्लिक मनी का गलत उपयोग, गलत जानकारी देना, अनुशासनीयता पर जोर देना, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लीक करना, डिपार्टमेंट की छवि खराब करने वाले कार्य, इनसे हमेशा बचना चाहिए। तो जीडीएस भाइयों, आज हमने समझा जीडीएस कंडक्ट रूल क्या है, एंगेजमेंट क्या होती है, सर्विस जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल्स 2020 पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
अगर आप एक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले भाग में हमने जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 पार्ट 1 देखा था। उनके मूल नियमों के विस्तार से समझाया था, लेकिन आज हम उन नियमों की बात करेंगे जिनका सीधा संबंध आपकी नौकरी, वेतन, छुट्टी और भविष्य से है। लेकिन आज जीडीएस के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, मुझे कितनी छुट्टी मिल सकती है? क्या जीडीएस का ट्रांसफर संभव है? टीआरसी क्या होती है और कैसे तय होती है? एनुअल इंक्रीमेंट कब मिलता है? अगर नौकरी छोड़नी पड़े तो सही प्रक्रिया क्या है? रिटायरमेंट कब होती है और उससे पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? अगर इन सवालों का सही जवाब आपको नहीं पता तो हो सकता है कि भविष्य में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। इस वीडियो में हम हर विषय को सरल भाषा, विभागीय नियमों और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आपको किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर निर्भर न रहना पड़े। तो चलिए समय गवाए बिना शुरुआत करते हैं। टॉपिक 1, लीव रूल्स। सबसे पहले बात करते हैं लीव रूल्स की। कई जीडीएस भाई यह मान लेते हैं कि उन्हें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह सभी प्रकार की छुट्टियां मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीडीएस के लिए छुट्टियों को अलग प्रावधान किया गया है। छुट्टी का उद्देश्य केवल आराम करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या, पारिवारिक आवश्यकताओं या अन्य आवश्यक परिस्थितियों में राहत प्रदान करना है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखें। छुट्टी लेना आपका अधिकार है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आपकी जिम्मेदारी भी है। जहां तक संभव हो, छुट्टी के लिए पहले से आवेदन करें। यदि अचानक कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना दें। बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहना विभागीय कार्रवाई का कारण बन सकता है। याद रखिए, नियमों के अनुसार ली गई छुट्टी हमेशा सुरक्षित रहती है, जबकि बिना सूचना अनुपस्थित भविष्य में समस्या खड़ी कर सकती है। टॉपिक 2, ट्रांसफर रूल्स। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ट्रांसफर। पहले ऐसे माना जाता था कि जीडीएस का ट्रांसफर लगभग असंभव है, लेकिन वर्तमान के नियमों के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में ट्रांसफर का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर स्वतः मिलने का अधिकार नहीं है। इसके लिए निर्धारित पात्रता और शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कराना जरूरी है। अंतिम निर्णय केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार लिया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या अफवाह पर भरोसा करने की बजाय हमेशा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों और दिशा निर्देशों पर ही विश्वास करें। टॉपिक 3, टीआरसीए। इसे बोलते हैं हम टाइम रेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। अब बात करते हैं जीडीएस की आय यानी टीआरसीए की। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीडीएस को रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह पे स्केल नहीं मिलता। जीडीएस को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस टीआरसीए प्रदान किया जाता है। टीआरसीए का निर्धारण मुख्य रूप से संबंधित पद और स्वीकृत वर्कलोड के आधार पर किया जाता है। इसी कारण अलग अलग कार्यालयों या अलग अलग पदों पर कार्यरत जीडीएस की टीआरसीए अलग हो सकती है। ध्यान देने योग्य बात है, वर्कलोड में परिवर्तन होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार टीआरसीए
पर प्रभाव पड़ सकता है। अपनी टीआरसी से संबंधित सभी आदेशों रिकॉर्डों को सुरक्षित रखें। किसी भी भ्रम की परिस्थिति में केवल विभागीय आदेशों का ही अंतिम माना जाता है। टॉपिक 4 एनुअल इंक्रीमेंट। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जीडीएस को एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी जुड़ी होती है। पात्रता पूरी करना आवश्यक है। सेवा की निरंतर महत्वपूर्णता होती है। लागू विभागीय नियमों का पालन होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपकी सेवा प्रभावित हुई तो उसका प्रभाव इंक्रीमेंट पर जरूर पड़ता है। इसलिए समय समय पर अपनी सर्विस बुक, टीआरसीए, फिक्शन और भुगतान संबंधित रिकॉर्ड आवश्यक जांचते रहें। छोटी सी लापरवाही भविष्य में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। नंबर 5 आता है रेजिग्नेशन। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति या अन्य कारण से आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिना प्रक्रिया पूरी किए ड्यूटी छोड़ देना। हमेशा याद रखें, मौखिक रूप से नौकरी छोड़ना सही तरीका नहीं है। निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया के अनुसार लिखित त्यागपत्र देना चाहिए। विभाग द्वारा मांगी गई सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद ही प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक स्वयं से ड्यूटी छोड़ देना भविष्य में गंभीर विभागीय समस्या पैदा कर सकता है। टॉपिक 6 रिटायरमेंट। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। हर जीडीएस को अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ महत्वपूर्ण अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे सर्विस रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो, सभी विभागीय रिकॉर्ड उत्तम हो, लंबित विभागीय मामलों का समय रहते निस्तारण हो जाना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण सुरक्षित रखे जाए दस्तावेज। रिटायरमेंट की अच्छी तैयारी भविष्य की परेशानियों से बचा सकती है। टॉपिक 7 हर जीडीएस के पास ये दस्तावेज अवश्य होने ही चाहिए। किसी भी जीडीएस के लिए अपने विभागीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी नौकरी। इसलिए हमेशा अपने पास इन दस्तावेजों की प्रतियां मतलब फोटोकॉपी सुरक्षित रखें। सबसे पहला है एंगेजमेंट ऑर्डर, लीव ऑर्डर्स, ट्रांसफर ऑर्डर्स यदि लागू हो, टीआर से फिक्शन ऑर्डर्स और इंक्रीमेंट ऑर्डर्स, विभागीय पत्राचार, अन्य महत्वपूर्ण कार्यलीन आदेश। भविष्य में यदि कभी कोई विवाद, जांच या रिकॉर्ड संबंधित आवश्यकता उत्पन्न होती है तो यही दस्तावेज आपके भविष्य बड़े सहायक साबित होंगे। तो जीडीएस भाइयों, आज हमने विस्तार से समझाए लीव रूल्स, ट्रांसफर रूल्स, टीआरसी क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट के नियम, रेजिग्नेशन की सही प्रक्रिया, रिटायरमेंट से पहले आवश्यक तैयारियां। याद रखिए, जिस कर्मचारी को अपने नियमों की जानकारी होती है वही अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन भी कर सकता है। और अब तैयार हो जाइए इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण भाग के लिए। पार्ट 3 हम विस्तार से समझेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, माइनर और मेजर पेनल्टियां क्या है और इनमें क्या फर्क होता है, पुट ऑफ ड्यूटी ये कब लगता है, फिर आता है अपना चार्ज शीट। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसेस कब और कैसे होती है। फिर आता है अपील कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम रिव्यू देखेंगे। यही वे विषय हैं जिनकी जानकारी हर जीडीएस के पास बेहद होनी ही चाहिए, क्योंकि यही नियम कठिन परिस्थितियों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीडीएस साथियों के साथ जरूर भेजें, ताकि सही जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं मिलूंगा आपसे पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन डेस्क। मैं आपका अपना आरव रॉक्स। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपके ब्रांच ऑफिस में एक विभागीय पत्र आए और उस पर लिखा हो चार्जशीट, या फिर आपको कहा जाए कि आज से आपको पुट ऑफ ड्यूटी किया जाता है, क्या करेंगे आप? क्या इसका मतलब आपकी नौकरी खत्म हो गई? क्या बिना आपकी बात सुने विभाग सजा दे सकता है? क्या आपके पास अपना पक्ष रखने का अधिकार है? और अगर फैसला गलत हो जाए तो क्या अपील कर सकते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब न जानने की वजह से कई जीडीएस भाई घबरा जाते हैं। कुछ लोग गलत सलाह मान लेते हैं और कई बार अपनी ही गलती से अपना केस कमजोर कर बैठते हैं। लेकिन आज का वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि विभागीय कार्रवाई कैसे शुरू होती है, चार्जशीट क्या होती है, पुट ऑफ क्या होती है, इंक्वायरी कैसे चलती है और आखिर तक आपको कौन कौन से अधिकार बने रहते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में से कुछ गलतियां ऐसी आती है जो जीडीएस भाई अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, टॉपिक 1 अपना डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक बात समझिए, डाक विभाग सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचाता। हम जनता की मेहनत की कमाई, बचत खाते, बीमा, सरकारी दस्तावेज और करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े काम करते हैं। यही कारण है कि विभाग हर जीडीएस से ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो विभाग कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई भी नियमों के अनुसार ही हो सकती है, यानी विभाग भी मनमर्जी नहीं कर सकता। टॉपिक 2 पुट ऑफ ड्यूटी। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे लगभग हर जीडीएस डरता है, पुट ऑफ ड्यूटी। कई लोग इसे सस्पेंशन समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज नहीं है। पुट ऑफ ड्यूटी का मतलब है जांच पूरी न होने तक कर्मचारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से अलग रखना। ऐसा तब किया जाता है जब आरोप गंभीर हो, जैसे अनियमितता, सरकारी धन या जांच प्रभावित होने की संभावना। सबसे जरूरी बात, पुट ऑफ का मतलब दोषी साबित होना नहीं है, यह सिर्फ जांच के दौरान की एक व्यवस्था है। फिर आता है टॉपिक 3 माइनर पेनल्टीज। हम मान लीजिए गलती छोटी है, जैसे समय पर ड्यूटी पर न पहुंचना, रिकॉर्ड में लापरवाही या विभागीय निर्देशों का पालन न करना। ऐसी स्थिति में माइनर पेनल्टी दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ भी विभाग आपकी बात सुने बिना सीधा सजा नहीं दे सकता। आपका जवाब देने का अवसर दिया जाता है। टॉपिक 4 मेजर पेनल्टीज। अगर आरोप गंभीर हो, जैसे सरकारी धन का गबन, फर्जी दस्तावेज, भ्रष्टाचार, जानबूझ विभाग का नुकसान, तो मामला मेजर पेनल्टी तक जा सकता है और यहीं से शुरू होती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी।
टॉपिक 5 आता है चार्ज शीट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है चार्ज शीट। अगर कभी आपको चार्ज शीट मिले तो सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी, घबराना नहीं है, और दूसरी बिना पढ़े साइन नहीं करना। तीसरी गलती जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। पहले आरोप समझिए, रिकॉर्ड देखिए, फिर नियमों के अनुसार जवाब दीजिए। याद रखिए, आपका पहला ही जवाब पूरे केस की दिशा बदल सकता है। टॉपिक 6 आता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब पहले से दोषी मान लेना नहीं होता, बल्कि सच्चाई पता करना होता है। इस दौरान दस्तावेज देखे जाते हैं, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, रिकॉर्ड की जांच होती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। टॉपिक 7 जीडीएस के अधिकार। बहुत सारे जीडीएस भाई सोचते हैं विभाग जो चाहे कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहलाता है, जिसके खिलाफ आरोप है उसे अपनी बात रखने का अधिकार भी मिलता है। इसलिए कभी भी विभागीय पत्र को हल्के में मत लीजिए। समय पर जवाब देना बहुत जरूरी होता है। नंबर 8 आता है अपील। अगर आपको लगता है निर्णय नियमों के अनुसार नहीं हुआ तो मामला यहीं खत्म नहीं होता। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील भावनाओं से नहीं, नियम और दस्तावेज से जीती जाती है। इसलिए हमेशा रिकॉर्ड संभाल कर रखें। टॉपिक 9 रिव्यू एंड रिवीजन। कुछ मामलों में रिव्यू या रिवीजन का भी प्रावधान होता है, जहां देखा जाता है क्या नियम सही से लागू हुए, क्या कोई तथ्य छूट गया या प्रक्रिया में कोई कमी रह गई। टॉपिक 10 आता अपना सबसे बड़ी गलती। अब वो बात जो हर जीडीएस को हमेशा याद रखनी चाहिए, रिकॉर्ड हमेशा सही रखे। सरकारी पैसे को अपनी जिम्मेदारी ना समझे। सरकारी पैसे को अपने खुद के खर्च के लिए नहीं समझे, और वह एक जिम्मेदारी का केस होता है। बिना पढ़े किसी कागज पर साइन मत करें। मौखिक आदेशों से ज्यादा लिखित आदेशों पर भरोसा करें। नियम पढ़ते रहें। किसी भी समस्या की सूचना समय पर दें। यकीन मानिए, इन छोटी छोटी बातों से कई विभागीय मामलों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन, पुट ऑफ ड्यूटीज, माइनर एंड मेजर पेनल्टी, चार्ज शीट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जीडीएस के अधिकार, और आपने जाना अपील, और लास्ट अपना रिव्यू एंड रिवीजन। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखिए तो नीचे कमेंट में सिर्फ जय डाक विभाग जरूर लिखिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे असली जीडीएस भाई आखिर तक जुड़े हैं। और अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी जीडीएस साथियों तक जरूर भेजिए। हो सकता है आज आपकी एक शेयर किसी साथी का भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा दे। अब अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उन नियमों की जिनका उल्लंघन कई जीडीएस अनजाने में कर बैठते हैं। सोशल मीडिया रूल्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गिफ्ट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आउटसाइड इन्फ्लुएंसर और कॉमन मिस्टेक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद, जय डाक विभाग। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस पूरी सीरीज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग। यदि आपने इस सीरीज के पहले 3 भाग देख लिए हैं तो अब आपके पास जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 की लगभग पूरी जानकारी होने वाली है।
पार्ट 1 में हमने समझा जीडीएस की नियुक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां, सर्विस कंडीशंस और मूल नियम। पार्ट 2 में जाना लीव, ट्रांसफर्स, टीआर से इंक्रीमेंट, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट के महत्वपूर्ण नियम। और साथ ही हमने पिछले पार्ट 3 की वीडियो में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, चार्ज शीट, पुट ऑफ ड्यूटीज, पेनल्टीज, अपील एंड रिव्यू की पूरी प्रक्रिया जानी। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वही तय करता है एक जीडीएस पूरे करियर में सम्मान के साथ सेवा करेगा या छोटी छोटी गलतियों के कारण विभाग की कार्रवाई का सामना करेगा। आज हम बात करेंगे कंडक्ट रूल्स, सोशल मीडिया रूल्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गिफ्ट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या ऑनेस्टी और उन कॉमन मिस्टेक्स की जो अनजाने में कई जीडीएस भाई कर बैठते हैं, क्योंकि कई बार गलती नियम तोड़ने से नहीं बल्कि नियमों की जानकारी न होने से हो सकती है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, कंडक्ट रूल क्या है। कंडक्ट रूल का अर्थ है केवल ड्यूटी करना नहीं है, इसका मतलब है आपका व्यवहार, आपकी जिम्मेदारी, आपका अनुशासन, जनता के प्रति आपका रवैया और विभाग की प्रतिष्ठा के प्रति आपकी जिम्मेदारी। डाक विभाग केवल यही नहीं देखता कि आपने काम किया या नहीं, विभाग ये भी देखता है क्या आपका व्यवहार मर्यादित है, क्या आप जनता का विश्वास बनाए रखते हैं, क्या आप ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य कर सकते हैं, क्या आपके कारण विभाग की छवि मजबूत हो रही है। याद रखिए, एक सफल जीडीएस केवल मेहनती नहीं होता, वह अपने आचरण से भी लोगों का विश्वास जीतता है। टॉपिक 2, सोशल मीडिया रूल्स। आज लगभग हर जीडीएस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी गलती भी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, विभाग की गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी ग्राहक की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी सार्वजनिक न करें। आधिकारिक दस्तावेज बिना अनुमति पोस्ट न करें। अधिकारियों या विभाग के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। अफवाह, अधूरी जानकारी या भ्रमण पोस्ट शेयर करना से बचें। कोई भी सूचना साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। याद रखें, सोशल मीडिया पर आपका व्यवहार भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए सोच समझकर पोस्ट कीजिए। जो भी जीडीएस भाई अपना चैनल बनाए हुए हैं उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लो में कुछ गलतियाँ हो जाओ। टॉपिक 3 आता है गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म। भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह जीडीएस को भी अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसा कोई सार्वजनिक टिप्पणी या कार्य नहीं होना चाहिए। विभाग की प्रतिष्ठा प्रभावित हो, अनुशासन कमजोर पड़े या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो, यदि किसी समस्या, आदेश या निर्णय से असहमति हो तो सही तरीका अपनाएं। संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दें। विभागीय प्रक्रिया का पालन करें। उपलब्ध अपील का उपयोग करें। भावनाओं में आकर सार्वजनिक विवाद करना समाधान नहीं होता। टॉपिक 4 आता अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भी जीडीएस को लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हमेशा याद रखें, सरकारी जिम्मेदारियों और राजनीतिक गतिविधियों को अलग रखें। अपने पद का उपयोग
किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करें। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले लागू नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। याद रखिए, सरकारी सेवा निष्पक्ष बनाए रखना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। समझे? टॉपिक 5 आता है गिफ्ट्स यानी उपहार। यह विषय छोटा जरूर लगता है, लेकिन विभागीय दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि कोई ग्राहक, एजेंट, ठेकेदार या ऐसा व्यक्ति जिसका विभागीय कार्य से संबंध हो आपको कोई उपहार देना चाहता हो तो हमेशा लागू नियमों का पालन करें। ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं करें जिससे यह लगे कि उसके बदले किसी प्रकार की विशेष लाभ दिया गया है। ईमानदारी केवल पैसों में नहीं बल्कि आपके हर निर्णय में दिखनी चाहिए। फिर आता है टॉपिक 6 कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। डाक विभाग जनता का विश्वास पर चलता है, इसलिए प्रत्येक जीडीएस की जिम्मेदारी है कि वे गोपनीय जानकारी सुरक्षा करें, जैसे ग्राहक के खाते की जानकारी, आधार या केवाईसी दस्तावेज, पीएलआई, आरपीएलआई रिकॉर्ड्स, वित्तीय लेन देन, विभागीय दस्तावेज, पासबुक एवं अन्य संवेदनशील रिकॉर्ड्स। इसमें से किसी भी जानकारी को बिना अनुमति साझा करना गंभीर मामला बन सकता है। याद रखें, विश्वास बनाना कठिन होता है, लेकिन एक गलती उस विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। टॉपिक 7 ऑनेस्टी। यदि किसी के गुण से जीडीएस की पहचान होती है तो वह ईमानदारी। हमेशा ध्यान रखें, सरकारी धन की सुरक्षा करें, सभी रिकॉर्ड सही रखें, नकली हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज से दूर रहें, रिश्वत या किसी प्रकार के अनुचित लाभ स्वीकार न करें, विभागीय संसाधनों का निजी उपयोग न करें। याद रखिए, एक छोटी बेईमानी वर्षों की मेहनत और विश्वास खत्म कर सकती है। टॉपिक 8 आता है कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर जानकारी के अभाव में कई जीडीएस कर बैठते हैं। सबसे पहला, बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ देना, रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं करना, सरकारी नकदी की सुरक्षा में लापरवाही करना, ग्राहक की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहना, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना, केवल मौखिक आदेशों पर निर्भर रहना, नियम पढ़े बिना दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेना। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप अपने कैरियर की सुरक्षित रख सकते हैं। एक सफल जीडीएस की पहचान। एक आदर्श जीडीएस वही है जो समय का पाबंद हो, जनता के समक्ष सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, नियमों की नियमित अध्ययन करता हो, प्रत्येक रिकॉर्ड सही है रखे, विभाग में प्रतिष्ठा और स्वरूपी माने, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों समान रूप से समझे। यही गुण एक सामान्य जीडीएस को एक उत्कृष्ट जीडीएस बनाते हैं। तो जीडीएस भाइयों, आज की इस अंतिम भाग के साथ हमारी जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 की पूरी सीरीज सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है, जिस सीरीज में हमने जीडीएस की नियुक्ति, सर्विस कंडीशंस, अधिकार एवं जिम्मेदारियां, लीव ट्रांसफर और टीआरसी के नियम, इंक्रीमेंट, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, पेनल्टीज और अपील्स, कंडक्ट रूल्स, सोशल मीडिया गाइडलाइंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गिफ्ट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और वो कॉमन मिस्टेक्स जिनमें हर जीडीएस का बचना बहुत जरूरी है। मुझ पर विश्वास है कि यह आप
के इस सीरीज के चारों भाग ध्यान से देखें तो अब आपने केवल अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझेंगे, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का भी पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ पालन करेंगे। यदि यह पूरी सीरीज आपको लिए उपयोगी है तो इसे अपने सभी जुड़े साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिकार से अधिक साथी सही नियम की जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट में जरूर लिखिए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। GDS to MTS प्रिपरेशन, BO रूल्स, CSI, IPPB, PLI, RPLI, डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि डाक विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। मैं आपका अपना आरव। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डाक विभाग।